हेलो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में, दैट वाज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। तो स्टूडेंट्स हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कंप्लीट पढ़ने के बाद, उसके फंक्शंस पढ़ने के बाद अब बारी है पढ़ने की बहुत ही क्लोजली रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, ये यूनिट 1 का चैप्टर 4 है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्लियर। तो बेटा अब हम पहले तो देखो यही टर्म ही डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या चीज़ है। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर मैं सिंपली आपको बताऊं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी होंगे और नॉर्मल फंक्शंस भी करेंगे। सो इट मीन्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and they functions normally right. This is called as reproductive health, लेकिन this is not the correct definition according to WHO is World Health Organization, right. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली क्या है इसकी डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिव हेल्दी मीन्स, बट जब भी हम हेल्थ की बात करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब यही नहीं होता कि बीइंग मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, सिर्फ डिजीज़ ख़त्म होना हेल्दी पर्सन नहीं होता। देखो एक हेल्दी पर्सन कौन होता है, जो फिज़िकली, इमोशनली, इवन फिज़िकली और सोशली इन सारे एस्पेक्ट्स में हेल्दी हो, राइट। तो रिप्रोडक्टिव हेल्दी मीन्स, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, सो हम कह सकते हैं इट मीन्स टोटल वेल बीइंग इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज़, राइट। सो हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव टोटल वेल बीइंग इन द फिजिकल, इन सोशल, इन इमोशनल एंड इवन इन द बिहेवियर आस्पेक्ट्स। इन सारे आस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन में वो क्या होना चाहिए बेटा, वो नॉर्मल होना चाहिए, राइट, हेल्दी होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए वो। और मैं ये भी कह सकती हूँ जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी पर्सन्स होते हैं ना, उनके फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और उनके नॉर्मल ही इमोशनल और बिहेवियरल इंट्रैक्शंस होते हैं। जब भी कोई सेक्स रिलेटेड आस्पेक्ट्स या इश्यूज़ की बात की जाए या उनकी डिस्कशन की जाए, तो वो पर्सन्स क्या होंगे, नॉर्मल फिज़िकली और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनली भी नॉर्मल होंगे, प्लस उनके इमोशनल और बिहेवियर मीन्स भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, राइट। तो अब हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। इट मीन्स कुछ तो इश्यूज़ होंगे ना, बेसिकली इंडिया में तो स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर कुछ तो इश्यूज़ हैं। तो जब तक हमें इश्यूज़ ही नहीं पता होंगे तो हमें उनकी सॉल्यूशंस कैसे पता होंगी। तो हम ऐसा करते हैं, पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट। तो हमारा जो इसके बाद अगर हमें प्रॉब्लम नहीं पता होगी, हमें सोल्यूशन नहीं पता होगा, तो वी फर्स्ट नीड टू लर्न अबाउट द प्रॉब्लम। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स। पहले हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, फिर उसके स्ट्रैटेजीज़ या कुछ सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, राइट। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना इंडिया में बेटा, वो प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ओवर है, राइट। कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी पॉपुलेशन जो है बेटा वो इसीलिए है, मे बी द पीपल दे डोंट नो अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दे डोंट नो हाउ टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इतनी ज़्यादा ये रीज़न भी है ओवर पॉपुलेशन का, और ये भी हो सकता है कि लोग अवेयर ही नहीं हैं अभी तक, राइट। सो मेन प्रॉब्लम इज़ द एक्सेस पॉपुलेशन, राइट। और इतनी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना भी एक डिफ़िकल्ट काम होगा। सेकंड इज़ द अर्ली मैरिज। ये स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये अर्ली मैरिज का ट्रेंड तो थोड़ा अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन पहले अगर आप अपनी दादी या नानी से बात करो तो वो बता देंगे आपको कि उनकी मैरिज किस एज में हुई थी, लाइक 13 ईयर्स में, 14, 15 इस एज में हुई होगी। अभी भी राजस्थान वगैरह में तो अभी भी एक रस्म होती है, गौना बोलते हैं उसको, लड़की की शादी पहले कर देते हैं,
डिसाइड कर देते हैं कि इसकी शादी या 4-5 साल में भी किसके साथ होनी है, और फिर 13-14 ईयर्स में उसको उसके घर ससुराल भेज देते हैं। लाइक व्हाट इज़ दिस, है ना, अर्ली मैरिज। तो अर्ली मैरिज में तो ये पता भी नहीं होगा बेटा कि व्हाट आर द methods of contraception, what are the healthy ways of sexual intercourse and so many things, right? So early marriage, so the main problem in India बेसिकली जो रिमोट एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे इतनी पहुँच नहीं होती, वहाँ पे बहुत जल्दी मैरिज कर देते हैं, इवन प्यूबर्टी अटेन करने से पहले, यानी कि बिफोर अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, राइट। प्यूबर्टी से पहले ही मैरिज हो जाती है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाद में मैच्योर होते हैं। Third problem is the STDs. But what are STDs? STDs are the sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases. STDs. Right? तो बेटा अब STDs तब होंगी जब पर्सन को नॉलेज नहीं होगी, तो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है, राइट। जिनकी मैरिज अर्ली एज में हो जाती है, राइट, उनको तो यही नहीं पता होता कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की नॉलेज भी नहीं होती, उनको प्रैक्टिसेस भी नहीं पता होंगे, राइट। सो ये भी एक तरह की प्रॉब्लम है। अगर मैं प्रॉब्लम पता होगी तो ही हम उसका क्या निकाल पाएंगे बेटा, हल निकाल पाएंगे, फिर स्ट्रैटेजीज तभी लगाएंगे ना हम, सोल्यूशंस तभी लगाएंगे। अनदर जो है दैट इज़ द हेल्थ ऑफ द मदर, राइट। अनदर प्रॉब्लम इज़ द हेल्थ ऑफ द मदर। बेटा अब तो अगर खुद देखो, अगर मैरिज अर्ली होगी तो मदर का जो यूट्रस होगा दैट इज़ नॉट इवन रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन, राइट। अर्ली मैरिज के कारण बेटा बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आते हैं मदर्स में, राइट। तो अर्ली मैरिज इट लीड टू द सेवरल प्रॉब्लम्स इन द मदर्स। नेक्स्ट इज़ द MMR and IMR. What is this MMR? MMR is maternal mortality rate, maternal mortality rate. What is this maternal? Maternal होता है मदर के लिए टर्म, mortality is the death rate, right? So it is maternal mortality rate, and IMR is the infant mortality rate, right? बेटा अर्ली मैरिज अगर होगी तो मदर की भी हेल्थ, मदर की भी डेथ के चांसेस भी हैं, और इवन बेबी के डेथ के भी चांसेस होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि हमें अर्ली मैरिज को भी पहले रोकना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिफॉर्मिटीज़। प्रॉब्लम क्या है अब नेक्स्ट? डिफॉर्मिटीज़। बेटा जब अर्ली मैरिज होगी तो डिफॉर्मिटीज़ भी होंगी। कईयों को बेटा क्या होता है, अर्ली मैरिज हो गई, अर्ली प्रेगनेंसी हो गई, तो समटाइम्स उनकी बॉडी में कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, लाइक कुछ ऐसी कंडीशंस, लाइक बहुत सारी सीवियर कंडीशंस, लाइक ल्यूपस, लाइक अरेथ्राइटिस। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन समटाइम्स इन द अर्ली मैरिज कंडीशन इट कैन अकर। तो डिफॉर्मिटीज़ ऑफ द इवन चिल्ड्रन which are born of the parents and even of the mother में भी डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं, राइट। तो ये हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम उनके लिए स्ट्रेटजीज़ ढूंढते हैं, स्ट्रेटजीज़, राइट। तो क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी अब हम बात कर लेंगे उसकी। बेटा जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और ये मोस्टली क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ जाता है, या 1 मार्क क्वेश्चंस में भी आ जाता है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंडिया में कब इनिशिएट हुआ था। तो इंडिया ही पहली ऐसी कंट्री थी पूरे वर्ल्ड में जिसने इसको इनिशिएट करा था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, वो भी इन द ईयर 1951 में इंडिया में इनिशिएट हुआ था, राइट। और बेटा जो 1997 की बात करें तो 1997 में इसको चेंज कर दिया गया, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए चेंज कर दिया गया। किसमें? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, RCH। ऑब्जेक्टिव्स में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, RCH, दैट इज़ हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, राइट। तो 1977 में इस तरह से, सो रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर
नाम दे दिया गया इसी को ही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इन द ईयर 1977, लेकिन इनिशिएटेड इन द ईयर 1951। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया ने इसको इनिशिएट करा था। इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड में से इंडिया ने इसको इनिशिएट करा था, राइट। और बेटा इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा जो वाइडर एरियाज़ को कवर करते थे, रिप्रोडक्टिव एरियाज़ को, उनको कवर करा गया इसमें तो फैमिली प्लानिंग के लिए ही था, राइट। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड हेल्थ केयर भी, रिप्रोडक्शन रिलेटेड इशू सारे के सारे इसमें कवर अप कर लिए गए थे, राइट। नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स एजुकेशन। बेटा आपको पता है ना CBSE ने आपके लिए भी देखो मैंडेटरी करा हुआ है ये टॉपिक, सेक्स एजुकेशन, है ना। आपने देखा होगा सेक्स एजुकेशन को अब तो इंट्रोड्यूस भी कर दिया स्कूल्स में। इवन जो टीचर होता है, बेसिकली साइकोलॉजी वाला टीचर होता है स्कूल में, वो ही क्लास लेता है बच्चों की ऑन सेक्स एजुकेशन। बच्चों को खुल के बोलने दिया जाता है इस पर, ताकि बच्चों के मन में जो डाउट्स हैं, जो भी उनके मन में मिथ्स बनी हुई हैं, वो क्लियर हो जाएँ। तो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स वुड ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड, राइट, एंड इनकरेज्ड ऑल्सो, सो दैट जो लोगों के, जो बच्चों के मन में ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन है, मिथ्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, बट उनको चेंज करा जा सके। और आपने देखा होगा हर बच्चा देखो मेडिकल नहीं लेता, आपने नोट करा होगा 10th क्लास में भी आपको चैप्टर था रिप्रोडक्शन वाला, था ना। और चाहे अब भी सिलेबस बेटा कम हो गया 10th क्लास का, लेकिन रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक को नहीं हटाया गया, उसको भी रखा गया है। रीज़न बिकॉज इसको मैंडेटरी बनाया गया है, बिकॉज मैंडेटरी बनाना, कंपल्सिव बनाना ज़रूरी भी है, क्योंकि बच्चों में ऑब्वियसली अब आगे और लाइफ में जाके वो पेरेंट्स तो बनेंगे, दे शुड नो, दे शुड हैव नॉलेज अबाउट द रिप्रोडक्शन। सो दैट्स वाई CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड दिस इन द क्लास 10th एंड इवन इन द क्लास +2, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रेटजी है बेटा, हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अगर हमें अपनी सॉल्यूशन का हल ढूंढना है तो अपने प्रॉब्लम का हल ढूंढना है तो। सो बेटा अब सोच के देखो, हम कहते हैं ना, अगर एक पर्सन अवेयर हो गया किसी चीज़ को करने के लिए या कोई चीज़ के लिए, तो हाफ द बैटल इज़ वन। हम आधी जंग तो तभी जीत पाते हैं अगर हम किसी पर्सन को अवेयर कर पाए, बस। अब अवेयर करना है बेटा, अवेयर करने के लिए क्या मेथड्स हैं? AV, दैट इज़ ऑडियो विजुअल, राइट। बेटा बहुत जो लोग ऐसे होते हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, है ना, उनको तो पढ़ना नहीं आता। रिमोट एरियाज़ में जाकर अगर उनको ऐसी कोई ऑडियो और विजुअल कुछ ऐसा दिखाया जाए, कुछ प्रिंट मीडिया हो, ये चीज़ें बहुत एक्टिव कर सकती हैं किसी की लाइफ पे। अगर सपोज़ करो कुछ ग्रुप में 100 बंदे भी अगर ये देख रहे हों ऐसा ऑडियो विजुअल कुछ जिसमें मदर की हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है, देखो अर्ली मैरिज नहीं करनी चाहिए एंड ऑल, एक बंदा भी इफेक्ट हो गया, पता नहीं वो अपनी फैमिली को तो एटलीस्ट बचा पाएगा ना इससे, उससे कितने बंदे और बच पाएंगे। तो ऑडियो विजुअल मेथड हो सकता है, प्रिंट मीडिया लाइक पैम्फलेट्स वगैरह। और ये कौन ऑर्गेनाइज़ करता है, ये चीज़ें कौन करता है? NGOs भी हो सकती हैं, दैट आर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट, राइट, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं, दोनों ही हो सकती हैं। सो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है लोगों के बीच में, क्लियर। पेरेंट्स होंगे, क्लोज रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, टीचर्स, बेटा ये तो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। बेसिकली बहुत अच्छा रोल रहता है टीचर्स का। अगर एक टीचर खुल के बात नहीं कर पाएगा बच्चों के साथ रिगार्डिंग द सेक्स रिलेटेड इश्यूज़ या जो बच्चों के मन में मिथ्स बनी हुई हैं, तो पेरेंट्स को भी बेटा जब टीनेज होती है तो पेरेंट्स को अपने बच्चों का फ्रेंड बन जाना चाहिए, राइट। तो रीज़न बिकॉज कि इस टाइम पे बच्चों के मन में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर उनके क्वेश्चंस को हम बेटा ध्यान से नहीं सुन के जवाब देंगे तो दे विल डायरेक्ट टू सम अनदर डायरेक्शन। सो टीचर्स, पेरेंट्स, उनके फैमिली फ्रेंड, उनके कोई रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टीचर्स, उनका बहुत ज़्यादा रोल है रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स को क्लियर करने में, राइट। एंड उसके बाद नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉलेज ऑफ द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। अब पहले तो देखो वी नो दैट प्यूबर्टी के टाइम से पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इतना मैच्योर नहीं होंगे। प्यूबर्टी के बाद तो हम बात करते हैं बेटा, प्यूबर्टी के बाद तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, राइट। तो बच्चों को नॉलेज उसके बारे में, बच्चों को कि उनके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगी या आ रही हैं उसके बारे में उनको प्रॉपर नॉलेज देना। इवन एक पीरियड होता है दैट इज़ द अडोलेसेंट पीरियड। अडोलेसेंस पीरियड बेटा जिसको हम युवावस्था बोलते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बहुत ग्रो करते हैं, यानी कि ये वो टाइम होता है जब चाइल्डहुड
एंड अडल्टहुड के बीच का टाइम होता है, उसके बीच के टाइम को कहते हैं। तो बच्चों को बताना कि सेफ़ और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस क्या होंगी, राइट, या कैसे जो STDs हैं उनको अफेक्ट कर सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अफेक्ट कर सकती हैं, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पॉइंट में कवर करनी होंगी, राइट। तो उनको तभी, ताकि वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ आगे बिता सकें, राइट। जैसे गर्ल्स को लाइक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना, राइट, सो मैनी थिंग्स। उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, राइट। प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम। तो अब इसमें क्या है, देखो अवेयरनेस, बेटा पहली बात तो हमें ये पता है कि अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ की तो अवेयरनेस है, लेकिन बेटा सोशल इविल्स जैसे सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स के बारे में बेटा क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि नेसेसरी स्टेप्स भी लिए जा सके उसको रोकने के लिए, और इसीलिए ही रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बन पाएगी। समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी बेबी गर्ल या बॉय के साथ, क्योंकि अब तो बॉयज़ के साथ भी बहुत कॉमन है सेक्स अब्यूज़, कुछ ऐसा होता है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स दे डोंट नीड टू गो टू पुलिस स्टेशन, वो जाती ही नहीं है इवन, रीज़न बिकॉज उनको लगता है ये हमारी इंसल्ट है इसमें कि हमने बच्चे की केयर नहीं करी, हमने बच्चे को नहीं सिखाया है कुछ, राइट। लेकिन हमें बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में बताना होता है, राइट। सो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी, अवेयरनेस की क्या चीज़ गलत है। तो अगर पर्सन इमोशनली स्टेबल होगा, बिहेवियर उसका स्टेबल होगा, तो वो क्रिमिनल बेंट की तरफ जा ही नहीं सकता। सो अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स, अब जैसे कुछ सोशल इविल्स होते हैं लाइक रेप केसेस एंड ऑल, है ना, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स हो गए, रेप्स एंड ऑल, डॉरी सिस्टम, तो ये सारा इसके बारे में यहाँ पे, या फीमेल फिटिसाइड, राइट, इसके बारे में यहाँ पे बताना ज़रूरी है। सो अवेयरनेस अबाउट सोशल इविल्स, इवन सेक्स रिलेटेड क्राइम बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसे बन सके, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बन सके, हेल्दी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ 6th पॉइंट, दैट इज़ अ बर्थ कंट्रोल। यस, बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, एंड बर्थ कंट्रोल के साथ साथ मदर की केयर और इवन न्यूली बॉर्न बेबी की केयर, राइट। बेटा जो कपल्स होंगे, मैरिजेबल एज के कपल्स होते हैं, बेटा उनको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस अवेलेबल हैं और कौन से ज़्यादा बेटर हैं, राइट। सो मैरिजेबल group couples, they should have knowledge about birth control devices, right। और इसके अलावा प्रेग्नेंट मदर की केयर करना और बेबी की, प्रेग्नेंट मदर की केयर करना, जैसे आपको पता होगा आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए चूरी एंड ऑल दैट देकर जाते हैं, इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम, राइट। मदर की केयर करना प्रेगनेंसी के टाइम भी, और पोस्ट नेटल केयर भी। पोस्ट नेटल मतलब मदर के बर्थ देने के बाद जो केयर होगी मदर की, वो भी बहुत ज़रूरी है, मदर की भी और चाइल्ड दोनों की। और बताना व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में बेसिकली गुड़ती देने का कुछ रिवाज है, लेकिन बेटा अगर वो देंगे तो जो फर्स्ट 2-3 डेज़ के लिए मिल्क आता है दैट इज़ कोलेस्ट्रम, उसमें बेटा एंटीबॉडीज़ रिच होती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, IgA होती है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। सो मदर के लिए, मदर को भी बताना, इवन उनके घर जो कि फैमिली जो मेंबर्स हैं उनको भी बताना कि इम्पॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की, कितनी ज़रूरी है। ना चाहते हुए भी अब भी लोग ऐसा गुड़ती वगैरह दे देते हैं, राइट। और बताना कि फ़ीमेल और मेल सब इक्वल हैं, इक्वल इम्पॉर्टेंस देना मेल और फीमेल चाइल्ड को, राइट। और इसके लिए एक स्कीम भी शुरू करी थी गवर्नमेंट ने कि अगर बेबी गर्ल होगी तो उसके अकाउंट में, उसके मदर के अकाउंट में 6,000 रुपीज़ जाएंगे,
रीज़न बिकॉज कि उनको ऐसा कुछ फील ना हो या उनको लगे कि घर में लक्ष्मी आई है एंड ऑल दैट, राइट। सो उसके बाद नेक्स्ट है 7, दैट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट reproduction related problems, right? तो अगर सपोज़ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है लाइक कई बार क्या होता है, मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होता है, तो मदर को या उसके फैमिली मेम्बर्स को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये इरेगुलर के कारण प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, ये एक्सेसिव पेन है या इनफर्टिलिटी है, समटाइम्स जो कपल्स हैं वो इनफर्टाइल होते हैं, उनके बेबी नहीं हो रहा, तो पहले ज़माने में जो उसकी मदर इन लॉ होती थी उसको ताने देना शुरू करना, उसका गलत बोलना, राइट। तो ये चीज़ें अब ये अवेयर करना होगा लोगों के बारे में कि इनफर्टिलिटी भी आम प्रॉब्लम्स की तरह एक प्रॉब्लम है और कोई नहीं, कुछ नहीं है। या डिलीवरी के टाइम पे जो मिथ्स बनी हुई हैं, ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, वो सारी इन्फॉर्मेशन देना, एसटीडी के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, यानी कि हाउ दे कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इफ़ दे डोंट वांट टू हैव चाइल्ड, राइट। क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सहूलत उनके पास अवेलेबल है, कहाँ पे फ्री में ये चीज़ होती है, ऑल चीज़, प्रोफेशनल नॉलेज, एक्सपर्ट्स की नॉलेज सब अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। एंड नेक्स्ट इज़ द रिसर्च इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च होना, रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया, राइट। तो बेटा गवर्नमेंट को इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव का हेल्थ का जो एरिया है उसमें काफ़ी रिसर्च होनी चाहिए, नए नए कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स आने चाहिए। और मैं आपको बता दूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक पिल है सहेली, नाम है उसका सहेली, ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है बेटा, ये जो है डेवलप करेगी है CDRI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। कहाँ पे डेवलप हुई है, CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, राइट। और ये इतनी एफर्ट्स के बाद बनी है, राइट। और ये इसके नील साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट नील। ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, इसमें कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, क्लियर। 9th इज़, अगर देखो गवर्नमेंट ने ये रिसर्च करने के लिए मनी और टेक्निक्स अवेलेबल कराई तभी हो पाया, अदरवाइज़ अगर ये ना हो पाती नहीं तो। मेडिकल फैसिलिटीज़, तो बेटा बेटर अवेयरनेस तो हो गई, राइट। अवेयरनेस के लिए बेटा फैसिलिटीज़ भी, तो अवेयरनेस हो गई, अवेयरनेस करानी है अगर, तो बेटा उसके लिए फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। अगर एक बंदा खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करके आएगा तो वो बाकियों को भी बताएगा कि वाकई सिविल हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जैसे कि अब पहले क्या होता था, जो डिलीवरीज होती थी वो घर पे ही दाई वगैरह कर देती थी, लेकिन अब क्या है, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज होनी शुरू हो गई हैं, राइट। और STD से उसका क्योर बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अब अगर डायग्नोसिस हो जाएगी बेटा फिर तो क्योर भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योर ऑफ STDs एंड इवन द पोस्ट नेटल केयर, मतलब बेबी की भी केयर होएगी, पोस्ट नेटल केयर, राइट। तो ये है हमारे पास इसके अभी हेल्थ फैसिलिटीज़ कुछ, अब बात कर रहे थे हम इसकी। बेटा इसके बाद हम इसका 10th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट। वो पॉइंट है एमनियोसेंटेसिस, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट, एमनियोसेंटेसिस।